जिसने जुर्म के खिलाफ अपने ही परिवार वालों की गैर रजामंदी का मोर्चा खोला और जीत हासिल की। और जो सच सामने आया वो सिर्फ इंसान को तो क्या, भगवान को भी शर्मिंदा कर सकता था। सोया, जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो और सो जाओ। मुझे भी कल होटल में देने वाली बिरयानी की तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। रख दो उधर। वो मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है। ये लीजिए अब्बू। फातिमा, वो हमारे सर है ना महेश जी, कल उनको घर पे दावत में बुलाया है। दावत? कैसी दावत? वसीम, तुम्हें पता है ना हमारा तलाक हो चुका है और अभी तक सुलह नहीं हुई। और अभी से तुमने अपने दोस्तों को यहाँ नहीं हुई तो हो जाएगी ना। हलाला के सिलसिले में मौलाना से बात हुई है ना। 80 साल के बुजुर्ग हैं, तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्या करूं? इसके एवज में तुम्हारे दोस्तों को यहाँ दावत खिलाऊं? उसके लिए नहीं, हमारा बाकला बचा रहा है उसके लिए। तुम महेश जी के लिए मटन बिरयानी बना लो, दारू और चखने के लिए चिकन चिल्ली मैं बाहर से मंगवा लूंगा। तो दावत भारी क्यों नहीं दे देते? घर में बच्चे होंगे। दोपहर में बच्चे कहाँ होंगे? और अगर बाहर दावत दूंगा तो लुट जाऊंगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि घर में सब सस्ते में निपट जाए। क्या बोलती हो? ठीक है, अब जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जोया, जोया क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? अम्मी पिछले 2-3 घंटे से रोए जा रही है और मैंने पूछा तो कुछ बताती भी नहीं है। फातिमा, फातिमा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? फातिमा, क्या हुआ? क्या हुआ? जोया, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया है ना? जाओ बेटा, अभी ट्यूशन जाओ, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? जाओ। फातिमा, अब बताओ क्या हुआ? ऑफिसर महेश कुलकर्णी। वसीम भाई, बाबूजी के पिछले बिरयानी का स्वाद आज भी याद है, वैसी होनी चाहिए बिरयानी आज भी। अरे साहब, फातिमा के हाथ में जादू है, जादू। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उससे अच्छी बिरयानी आइटम बनेगी। फातिमा जी। अरे कुछ ले आओ भाई। क्या वसीम भाई सब सूखा सूखा ही खिलाओगे? कुछ चिकन मिकन मंगाओ। अरे मंगाया ना सब, बस अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप शुरू कीजिए। ये लीजिए, चिकन आ गया। अब साथ पार्सी। हाँ ले भाई, ये ले। ओके। साहब बस तैयार करके लेके आया। अरे ये है ना, अरे खा लो चुपचाप, देख थोड़ी रहा कोई तरफ है। बस 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 बस। अच्छा ठीक है, और लगेगा तो ले लेना। हा? ये लीजिए सर। ये वसीम ने बिना हलाला के मेरे साथ ये गंदी हरकत की। वसीम उठिए। वसीम, हम बाज नहीं आएंगे ना अपनी पुरानी हरकतों से? बिना हलाला के आपने मेरे साथ नींद में ये गंदी हरकत। अरे कौन सी हरकत? मैंने क्या किया है? मैं तो ये खाते पीते सो चुका था, अब तुम्हारे जगाने पे तो जागा हूं।
मैंने नहीं किया तो फिर किसने मेरे साथ? ये हरकत जरूर उस कमीने महेश की होगी। फातिमा, मैं तुम्हारे बगल में रहती हूँ, एनजीओ में काम करती हूँ और औरतों के हक के लिए लड़ती हूँ। फिर जब ये सब तुम्हारे साथ हुआ तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? देखो फातिमा, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जिसने भी तुम्हारा रेप किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो पुलिस स्टेशन जाएंगे हम। ओ मैडम, महेश को उसके की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर पुलिस में कंप्लेंट की ना तो पूरे एरिया में हमारी बदनामी हो जाएगी। और वैसे भी महेश का हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत बड़ा आदमी है वो, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। और हम एक गुजारिश करूं आपसे, आपका ये महिला मुक्ति मोर्चा ना हमारे घर से दूर रखिए, जाइए यहाँ से। वसीम भाई, आप मेरी बात को समझ नहीं समझ आपकी बात, आप जाइए यहाँ से, नहीं करनी पुलिस कंप्लेंट। नहीं वसीम, मुझे कंप्लेन करनी है। मैम, ये फातिमा है, हमारे एरिया में ही रहती है, इसके साथ रेप हुआ है। आप जानती हैं उसे? नहीं, मैं नींद में थी, मुझे तो होश भी नहीं था। जब नींद से उठी तो सर भारी भारी लग रहा था। कब हुआ ये और कहाँ? आज दोपहर को मेरे घर पे मेरे शौहर ने एक ऑफिसर को दावत पे बुलाया था। महेश नाम है उनका, महेश कुलकर्णी। दोपहर का खाना खाया, तो पता नहीं बेइंतहा नींद आने लगी। मैं जाकर भी अपने आप को जगा नहीं पा रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। बिरयानी रखी है अंदर, ले लीजिएगा। जाकर अपने कमरे में सो गई और जब उठी तो फातिमा, संभालो अपने आप को। फातिमा, ये लो। आपने तो कहा आपके पति उस वक्त आपके साथ थे, तो फिर वो यहाँ कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? मैडम, हमारा तलाक हो चुका है और वैसे बदनामी के डर से वो कंप्लेंट लिखाने के हक में नहीं है। कमाल है, आपके पति से आपका तलाक हो चुका है, फिर भी उन्होंने एक ऑफिसर को आपके घर पर दावत के लिए बुलाया और आपने उनके लिए खाना भी बनाया। स्ट्रेंज। मैडम, दरअसल आजकल हम लोग साथ ही रहते हैं, तलाक हुआ है पर हलाला की बात चल रही है। वो मुझसे दोबारा निकाह करना चाहते। तो हो सकता है आपके पति ने ही नींद में आपके साथ जबरदस्ती की हो। नहीं मैडम, वो तो खुद बेसुध बेहोश होकर सो रहे थे, मैंने खुद उन्हें उठाया। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ करने के बाद उसने नींद का नाटक किया हो। नहीं, वसीम ऐसा नहीं कर सकते। हलाला की बात निकाह से पहले ये सब करना गुनाह है। मुझे पूरा यकीन है महेश साहब ने मेरे साथ ये गलत हरकत की है। मेडिकल टेस्ट लगे होंगे। ओके मैडम, चलिए। साधारण सी फातिमा पति से तलाक के बावजूद घर परिवार में उलझी, अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगी हुई थी और हलाला की रस्म पूरी होने का इंतजार कर रही थी। और उसके ही पति का दोस्त खाने पर उसके घर आता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो हलचल, जो बवंडर फातिमा की जिंदगी में आया, उसने फातिमा के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को तार तार कर दिया। पर बावजूद इसके वो मजबूती से खड़े रहने की कोशिश कर रही थी। फातिमा के साथ बलात्कार हुआ था, ये साबित हुआ, लेकिन बलात्कार करने वाला कौन था इसका जवाब नहीं था। क्या वो महेश था या फिर फातिमा का तलाकशुदा पति वसीम? क्या सच वाकई इतना सही था या फिर इस सच की कोई और डरावनी तस्वीर भी थी? ये फातिमा का ही घर है ना? जी, अम्मी का ही है। बेटा, हम मुआवना करने आए, आप थोड़ा वहां खड़े रहना और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक तरह से घर चेक करना।
मैडम। हाँ। मैडम ये देखिए, इतनी सारी बिरयानी, ये पार्सल का डिब्बा, ये झूठी खाने, बाहर शराब की बोतलें, 2 ग्लासेस। मुझे लगता है कि फातिमा सच बोल रही है और हो सकता है कि इसी खाने में नींद की दवाई मिलाई गई हो और शायद उसी बेहोशी की नींद में महेश ने या फिर खुद वसीम ने उस पर रेप किया हो। एक काम करना, सब एविडेंस कलेक्ट करना और ग्लासेस और बॉटल फिंगरप्रिंट्स के लिए लैब में भेज देना। अब्बू नहीं ठीक है, कुछ नहीं। आप फातिमा के पति वसीम हो? हाँ। तो अब तक कहाँ थे? वो अबू को मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गया था। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उल्टियाँ बार बार हो रही हैं। डॉक्टर ने बोला है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। अच्छा, बताइए आपके साथ और कौन कौन था यहाँ जिसने ये खाना खाया और शराब पी? वो ऑफिसर है ना महेश, वो थे। दरअसल हमारे पापा जी का ठेला लगता है हमारा, वहाँ हफ्ता वसूली करता है वो। अब ठेला बचाने के लिए ऐसे ही छोटी मोटी दावतें करनी पड़ती हैं उनके लिए, और होटल में ले जाके नहीं खिला सकते, बहुत पैसा लगेगा, इसलिए एक घर में ही कम में कर लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि वो फातिमा के साथ ऐसा कुछ करेगा ना। आपको कैसे पता उसने ऐसा किया? आप भी तो हो सकते हैं। देखिए, मानता हूँ कि फातिमा के साथ मेरा तलाक हो गया है, लेकिन वो मेरी बीवी है, और अगर मैंने किया होता तो मेरे खिलाफ कंप्लेन करती ना। पता चलेगा किसने क्या किया और क्या नहीं। पाटिल, इनका मेडिकल टेस्ट कराओ। साहब, वो महेश साहब का क्या है ना, वो सबको ही दुखी करते, सबसे हफ्ता लेते साहब। पर साहब वसीम भाई भी इतने शाने हैं ना, महेश साहब को 1 रुपया नहीं देते थे, पूरा पैसा दारू में उड़ाते थे। पर महेश भी कम चिंती नहीं था साहब, वो बराबर वसीम के पीछे लगा हुआ था। वसीम को स्टॉल बेचना ही था साहब, और वो महेश को पैसा भी नहीं दे पा रहा था। पता नहीं वसीम क्या सोच के बैठा था। मैडम, फातिमा और वसीम इन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के बॉडी में जो सीमेंट पाए गए हैं वो वसीम के सीमेंट से मैच नहीं हो रहे। मतलब वसीम और फातिमा के शारीरिक संबंध नहीं हुए? हाँ मैडम, और स्टार्टर में जो इन दोनों ने चिकन चिली खाई थी उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। दोनों की ब्लड रिपोर्ट में उसके ट्रेसेस पाए गए हैं। ज्यादा वसीम को पैसों की जरूरत थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए या फिर महेश का हिसाब चुकता करने के लिए वसीम ने ही अपनी बीबी फातिमा का सौदा किया हो, या फिर महेश की नीयत बिगड़ गई। महेश है घर पे? बुलाइए उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। सर, महेश तो कल से घर नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। आप? मैं उनकी पत्नी। अच्छा, वो कल से गायब है, लेकिन आपने मिसिंग कंप्लेंट नहीं करवाई? हाँ, इसी एरिया के पुलिस स्टेशन में करवाई थी, और मैं लेके आती हूँ, आप अंदर आइए ना। ये मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी। महेश का नंबर दे, और जैसे वो घर पे आता है हमें इन्फॉर्म करना। नंबर है 996711। महेश का नंबर ट्रेस करो और चेक करो उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। और वसीम ने चिकन चिली कहाँ से ऑर्डर किया था? साजिद के होटल से। यहाँ साजिद कौन है? मैं हूँ मैडम। आपके यहाँ से फातिमा और वसीम के घर पे 18 तारीख को चिकन चिली गई थी। हाँ, गया था मैडम। आप जानते हैं फातिमा और वसीम को? जानता हूँ। कितनी अच्छी तरह से जानते हो? अब अच्छी तरह से जानता हूँ। फातिमा हर रोज हमारे यहाँ 25 किलो बिरयानी बेचती थी, तो काम का वास्ता हुआ ना मैडम। तो आपको ये पता होगा कि उसके साथ रेप हुआ है? नहीं। और आपके यहाँ से जो चिकन चिली गया है उसमें नींद की दवाई मिलाई हुई थी। देखिए मैडम, ये सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही ने मिलाई और बाद में जाके फातिमा के साथ ये हरकत की हो? देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पाटिल, या ना मेडिकल टेस्ट साठी घेऊन जा। ओके मैडम। देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात जो बोला है उतना ही कर, चल। देखिए सर, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। फातिमा, कैसी है तू? सुना तेरे बारे में, सुन के बहुत बुरा लगा। मतलब समझ में नहीं आता कि कोई इतनी उम्र वाली औरत के साथ
क्या जाने कैसा आदमी होगा वो, जो कहीं तूने जाने अनजाने में उससे कुछ इशारा नहीं किया ना? आप यहाँ अम्मी को हमदर्दी देने आई है या उनकी जले पे नमक छिड़क रही है? आपकी झूठी हमदर्दी ना अपने पास रखिए, जाइए अपना काम करिए, जाइए। फातिमा, अंदर आओ। सुन लिया? मिल गया सुकून? अरे ये तो सिर्फ एक औरत थी, बाहर मोहल्ले में निकलोगी ना तो हर तरफ यही बातें हो रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ तुमसे कंप्लेंट वापस ले लो। उस महेश से ना तो अपनी तरफ से निपट लूंगा मैं। वसीम, बात तरीके की या बदला लेने की नहीं है, बात इंसाफ की है और उसके लिए कंप्लेन करना जरूरी था। इंसाफ क्या इतनी आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट वापस ले लो। नहीं वसीम, मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। फातिमा जी, आप साजिद के रेस्टोरेंट के लिए बिरयानी सप्लाई करती हैं ना? जी। ये साजिद कैसा आदमी है? मतलब आपके साथ जो हुआ है वो कर सकता है? जी। देखिए, उस दिन आपके घर से जो चिकन चिली हमने बरामद की उसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी। आपको क्या लगता है कि ये हरकत साजिद कर सकता है? साहब, उसके पास मेरा बहुत पैसा बकाया है। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने कहा कि तुम्हारे शौहर का उधार कौन चुकाएगा, इसलिए सारे पैसे कट गए। इस बात पे मेरा उसके साथ बहुत झगड़ा हुआ था और फिर एक दिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैम मुझे दे दीजिए, मैं लूँ। ए मोइन, तू जा पार्सल लेके, मैं देख लेता हूँ। तू जा। दाद देता हूँ आपकी हिम्मत का। कैसे कर लेते हैं ये सब आप अकेले? अरे वसीम जैसे शौहर पे तो लानत है, सारा बोझ आपके कंधे पे डाल दिया उसने। देखिए, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं हूं आपका अकेलापन दूर करने के लिए। तुम्हें कभी किसी चीज की भी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, ठीक है? ये पैंतरे ना किसी और पर आजमाना। मुझे जरूरत नहीं है किसी फरिश्ते की। और आज के बाद अगर ऐसी हिमाकत की तो इसी डेगची में डालकर तुम्हारी बिरयानी बना दूंगी, समझे? अरे वसीम ने तुझसे पैसे उधार लिए थे और वो तुझे रिटर्न नहीं कर पा रहा था, तो वो पैसे वसूलने के लिए तूने उसकी बीबी फातिमा के साथ गलत हरकत करनी चाहिए। लेकिन जब उसने इनकार किया तो जबरदस्ती तूने उसके ऊपर अपनी मर्दानगी साबित की, है ना? खुदा कसम साहब, कोई माजरा नहीं था। फातिमा वो गलतफहमी हो गई थी, मेरी हमदर्दी को वो गलत समझ बैठी। उसने इतराज किया ना, उसके बाद से तो मैंने उसकी मदद करनी ही छोड़ दी। मैं सच कह रहा हूँ। तेरी हमदर्दी का लेवल तो हम लोग बाद में पता कर लेंगे, पहले बता महेश के साथ तेरा क्या वास्ता था? महेश भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, बता फातिमा के घर उस दिन चिकन चिली का पार्सल लेकर कौन गया था? पार्सल? हाँ, वो मेरा डिलीवरी बॉय है ना, मोइन। मैं पार्सल लेके गया था मैम, पर मैंने कुछ नहीं किया। पार्सल में नींद की दवाई तूने अपनी मर्जी से मिलाई थी या फिर वसीम, साजिद या महेश के कहने पर? मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं मिलाई साहब। पाटिल, मेडिकल टेस्टसाठी घेऊन जायला. हो मैडम. जादव, महेश का हाथ लगना बहुत जरूरी है. शायद वही बता सकता है कि खाने में नींद की दवाई किसने मिलाई. मैडम, जब हमने वसीम के स्टॉल के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला है कि वसीम महेश के पैसे नहीं लौटा पा रहा था, इसलिए महेश ने उसे एक ऑप्शन दिया था कि वो अपने सारे स्टॉल महेश के नाम पे कर दे. हो सकता है कि इस सिचुएशन में महेश और वसीम इन दोनों ने ही मिलकर ये प्लानिंग की हो सकता है. शायद महेश और वसीम में से किसी एक ने नींद की दवाई खरीदी हो. पता करना आसपास के एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उसमें से पिछले 4-5 दिनों में किस किस ने नींद की दवाई खरीदी है. ओके मैडम. हाँ बोल. ओके मैडम, महेश का मोबाइल का लोकेशन डोंगरी चाल के आसपास एक्टिवेट हुआ है. तो उठा लो उसे. सब बता दो.
मैं मानता हूँ मैं वसीम के यहाँ खाने पे गया था, लेकिन मैंने उसकी बेबी का रेप नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। तो सिर्फ तेरे खाने में नींद की गोली क्यों नहीं थी? वो वसीम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उस दिन स्टार्टर खा के मैं चुपचाप चला गया था वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता तो तू गायब क्यों हुआ था? फोन क्यों बंद था तेरा? वो उस दिन में ही वसीम ने मुझे शराब पिलाई थी। 2 पेग होने के बाद ही मेरा सर दर्द करने लगा, इसलिए मैं वहाँ से मेरे ससुर का डोंगरी में घर है, वहाँ चला गया था। खाली है वो घर और उसकी एक चाबी मेरे पास है। वहीं पे था मैं, चार्जर नहीं था, फोन बंद पड़ा। दूसरे दिन मैं उठा तो मेरा फोन स्विच ऑफ था। नया चार्जर लेके फोन चार्ज किया, तब मुझे घर से ये बात पता चली कि ये सब हुआ है। इसलिए डर के मारे मैंने फोन बंद कर दिया और वही डोंगरी में छुपा रहा। मैंने कुछ नहीं किया। मार्टिन, मेडिकल टेस्ट लगे होंगे। हो मैडम, चल। मैडम, महेश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन वो वसीम के घर पे 2:30 बजे तक था और उसके बाद 5 किलोमीटर दूर वो चाली में था। वो 3 दिन तक वहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश के जाने के बाद किसी और ने ही ये रेप किया? हो सकता है, लेकिन महेश के मेडिकल रिपोर्ट्स आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर महेश का सीमन और फातिमा के बॉडी पे मिला हुआ सीमन मैच होता है और डोर पे महेश के फिंगरप्रिंट्स मिलते तो डेफिनेटली रेप महेश ने किया है। लेकिन ये सब महेश के रिपोर्ट्स आने के बाद, तब तक इफ एंड बट्स, गेट द रिपोर्ट्स। ओके मैम। नहीं ठीक भाभी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपकी क्या हालत है, पर वही तो हमेशा मुंह लटका के बैठे रहे। इसकी वजह आप हैं भाईजान। ना तो आप महेश को घर पे बुलाते, ना ये हादसा होता। उसको बुलाने की वजह तुम जानते हो ना सलीम। अरे जान खा के रखा था उसने मेरी। सोचा एक बार में बुला के सारा मामला रफा दफा कर देता। और वैसे भी मैं इसे छोड़ तो नहीं रहा हूं ना, पर ये कंप्लेंट करके ना। ठीक किया इन्होंने, बिल्कुल सही किया। तो भाभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम महेश को सजा दिलवा के रहेंगे। उससे क्या होगा? इसकी इज्जत वापस आ जाएगी। भाईजान, आप जरा सोच समझ के बोला कीजिए। आपको भाभी का सहारा बनना चाहिए और आप उल्टा उन्हीं के खिलाफ हैं। भाभी, हम ये केस ऊपर तक लड़ेंगे। महेश होगा बड़ा आदमी, पर ये आपका हक है, आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तुम लोगों को जो करने का ना वो करो, लेकिन ये महेश मेरे को नजर आ गया ना, वहीं के वहीं मार डालूंगा, उसके जान ले लूंगा उसके। भाईजान, हमें लड़ाई कानूनी तरीके से लड़नी चाहिए, आपकी तरह नहीं। मैडम, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वसीम के घर पे शराब के जो ग्लासेस पाए गए हैं उसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स, बेडरूम के दरवाजे के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स महेश के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि फातिमा के बॉडी में जो सीमन पाया गया है उससे महेश का सीमन मैच नहीं होता है। मतलब महेश बेडरूम तक तो गया था, लेकिन उसने फातिमा का रेप नहीं किया। साजिद और मोइन के मेडिकल रिपोर्ट्स आए? हाँ मैडम, इन दोनों के भी सीमन फातिमा के बॉडी में जो सीमन पाया गया उससे मैच नहीं हो रहा है। साजिद नहीं, मोइन नहीं, महेश नहीं, तो फिर और कौन? मला वाटतं आपण काहीतरी मिस करतोय। फातिमा और वसीम की बैकग्राउंड फिर से चेक करना, छोटी से छोटी डिटेल निकालना, क्विक। 18 तारीख की दोपहर को वसीम के घर पे किसी को आते जाते देखा है? नहीं साहब। ये वसीम आदमी कैसा है? आदमी क्या साहब, बवाल है बवाल। 1 नंबर का दारूबाज और जुआर आदमी है साहब। पता नहीं कितने लोगों का कर्जा सर पे लेके घूमता है। मुझे तो लगता है साहब कि उसने खुद ही अपनी बीबी का सौदा किसी के साथ किया हो। वसीम ऐसे कर सकता है? साहब, जुए की लत आदमी से कुछ भी करवा सकती है। कल मैं 1 मिनट के लिए बाहर आई थी, तब मैंने देखा था खाने का पार्सल लेके एक आदमी दरवाजे पे खड़ा था। वसीम के पास पैसे तो नहीं होते थे, फिर वो जुआ कैसे खेलता था? साहब, उसका भाई सलीम है ना, वो उसे पैसे देता है। वसीम जितना नालायक है ना, उतना उसका भाई सलीम सलीकेदार है। वो सलीम ही है, वरना वसीम अपना स्टॉल कब का बेच चुका होता। तुम्हें क्या लगता है कि जुए की लत के लिए वसीम अपनी बीवी का सौदा कर सकता है? नहीं साहब, मेरा भाई दारूबाज हो, जुआरी हो, जो भी हो, लेकिन वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। इतने दिन हो गए,
लेकिन पुलिस मुजरिम को नहीं पकड़ पाए। वसीम भाई, तुम मुझे जानबूझ के फंसा रहे हो, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे इस झूठी केस की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। देखो, अच्छे से बोल रहा हूँ, ये केस वापस लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, पर ये केस मैं हरगिज वापस नहीं लूंगी। हाँ। आज बहुत प्यार आ रहा है बीवी पे, बीवी की साइड ले रहे हो। उस रात ये प्यार हाँ? बोलना नहीं समझ में आ रहा। अगर पुलिस केस नहीं होता ना तो ये मार डालता तेरे को। चल निकल, चल जा, चलो तुम चलो। उस रात क्या चल जा, निकल यहाँ से। हाँ, उस रात क्या हुआ? वसीम, वो किस रात के बारे में बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था वो? तुम अब भी उसी बात पे अटकी हो। उसे उसके किए की सजा मिलने वाली है, इसलिए पागल हो गया है वो, कुछ भी बकवास कर रहा है। नहीं वसीम, कुछ बात तो है। कुछ दिनों पहले तक तुम हलाला करने के लिए मेरी जान के पीछे पड़े थे, और जब से यह हादसा हुआ है तब से तुम हलाला का जिक्र तक नहीं करते। तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो ना? तुमसे निकाह कौन करेगा अभी, वो भी ये हादसा होने के बाद? क्यों? हलाला चल सकता है तो हादसा क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक रस्म है और ये एक बदनुमा धब्बा। या अल्लाह, कितने दोगले इंसान हो तुम। मैं क्या तुम? मुझे तो लगता है ये तुम्हारी ही साजिश है। निकाह करने की बहुत जल्दी थी ना तुम्हें, इसलिए तुमने ये सारा तमाशा किया है। वसीम, तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो? इतनी बेगैरत हूं मैं? तुम क्या हो, कैसी हो, ये आज मुझे पता चला। बात करते। बदनामी लोगों की नजरों में सवाल फातिमा को भेद रहे थे। दूसरी तरफ वो मानो हताश होने लगी थी कि उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। तीसरा झटका वसीम का व्यवहार। वो उस घिनौने जुर्म की जिम्मेदारी उसी के सर पर डालना चाहता था। वसीम को लेकर फातिमा पहले से ही असहज थी और महेश की उस रात वाली बात उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। अब उसका असहज होना आशंका में बदल गया था, लेकिन अब तक हासिल कुछ नहीं था सिवाय दर्द और बदनामी के। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, कई सस्पेक्ट थे, लेकिन अभी साबित होना बाकी था कि कौन असली गुनहगार था और किसने फातिमा के साथ बलात्कार किया था। एक तो आप मुजरिम का पता नहीं लगा पा रहे हैं, ऊपर से इसे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाकर परेशान कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें इनसे बात करने दीजिए। फातिमा जी, आप बैठ जाइए प्लीज। वसीम को जुए की लत थी और उसकी वजह से आप दोनों में झगड़े भी होते थे, क्या ये सच है? जी, जुए की वजह से सब बर्बाद कर दिया था उसने। और एक दिन तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे मैंने जोया और इमरान की पढ़ाई के लिए जमा किए, ना कि आपका जुआ खेलने के लिए। दीजिए मुझे, दीजिए, हट दीजिए मुझे, पैसे दीजिए। अरे हट, रुकिए, रुकिए, पैसे दीजिए मुझे। छोड़ बोला ना, दीजिए, पैसे दीजिए। मैं मर के पैसे जमा कर रही हूँ और आप निकलिए मेरे घर से, निकलिए। ये तहजीब सलीका सब भूल गई है क्या? नहीं जाऊंगा इधर से। ज्यादा बकवास की ना तो उठा के। भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? आप चलिए यहाँ से। अरे आप आइए मेरे साथ, छोड़िए, चलिए। इमरान, तू उनके साथ मत जा, वो तेरी जिंदगी भी अपनी तरह बर्बाद कर देंगे। इमरान, मेरी बात सुन इमरान। और उसके बाद वसीम ने मुझे तलाक दे दिया। तो वो घर वापस कैसे आया? वो फौरन वापस नहीं आया था। जब उसे पैसे की किल्लत होने लगी तब उसे मेरी याद आई। औलाद का वास्ता देकर मजबूर किया, मिन्नती की, माफी मांगी, साथ रहने की जिद करने लगा, पर मैं उस पर भी राजी नहीं हुई। और एक दिन अम्मी, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी प्लीज आप मेरे साथ चलिए, अब्बू को आपकी जरूरत है। अम्मी प्लीज, अम्मी मेरे साथ चलिए। इमरान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और उस आदमी के यहाँ तो कतई नहीं। अम्मी प्लीज, प्लीज मेरी बात मानिए, अब्बू को आपकी जरूरत है और चाचू भी घर पर नहीं है। अब्बू अकेले और
अब्बू के लिए तो मेरे लिए और जोया के खातिर प्लीज चलिए। हाँ अम्मी चलते हैं ना, मुझे भी अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है, क्या मालूम किस हालत में होंगे। चलिए ना अम्मी। अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू इमरान, ठंडा पानी और कपड़ा लेकर आओ। फातिमा, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया और तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ फातिमा, मुझे माफ कर दो। वसीम, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है फातिमा। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। बस एक मौका दे दो मुझे। मैं जानती थी उनकी जुआ खेलने की लत कभी नहीं जाएगी, वो कभी नहीं सुधरेंगे, इसीलिए मैं उनसे सुलह नहीं कर रही थी। पर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे शौहर की ज़रूरत हो ना हो, जोया को बाप की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए नहीं पर अपनी औलाद के लिए वसीम को एक मौका ज़रूर दूंगी। इसीलिए पिछले 6 महीने से हम साथ रह रहे हैं और वसीम में तब्दीली आई भी। उसकी जुए की लत छूटने लगी, एक जिम्मेदार शौहर और बाप होने की कवायद करने लगा। पर फिर एक दिन ये मनहूस दिन आ गया जिस दिन मेरे साथ पर कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत अलग है। पहले तो वो हमेशा निकाह और हलाला की बात करता था, लेकिन आजकल नजरअंदाज करता है। शायद महेश ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए। महेश ने आपके साथ कुछ नहीं किया, सबूत है हमारे पास। फिलहाल आप जा सकती है। केस में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। चलो फातिमा, चलो। इमरान, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? इमरान, मैं तुमसे कुछ। इमरान, 2 पाव देना। वसीम, पुलिस ने मुझे बताया कि महेश बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। असली मुजरिम कोई और है। महेश ने ये तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? ये तो तुम ज्यादा अच्छे से जानते होंगे ना, क्योंकि चिकन चिली तुमने मंगवाया था और उसमें नींद की दवाई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कहीं ये सब तुम्हारे इशारे पर तो नहीं हुआ। क्या पक रही हो तुम? वक्त नहीं रही हूँ वसीम। तलाक के बाद भी तुमने 2 बार मेरे साथ जबरदस्ती की, तब मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, पता चला है कि वसीम जिन लोगों के साथ जुआ खेलता था उनके नाम है महेश, साजिद और चाल का मालक संपतराव। मैडम, और एक बात पता चली है, ये वसीम जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में एक जावेद नाम का चरसी आदमी रहता है। ये सब लोग मिलकर उसके घर पर ही जुआ खेलते हैं। मैडम, मोहिना और साजिद के मोबाइल लोकेशन आ गए। उसके मुताबिक मोहिन का मोबाइल लोकेशन 4 मिनट के लिए वसीम के घर पे एक्टिवेट था। उसके बाद पूरा दिन होटल में था। अच्छा, मतलब वो वहाँ पर रुका नहीं? नहीं मैडम। और साजिद? मैडम, साजिद के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक होटल पर ही था। वो तो वसीम के घर के आसपास भी नहीं गया। हो सकता है ये उन दोनों के प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन सबसे पहले हमें जावेद की खबर लेनी पड़ेगी। तो ही जावेद है ना रे? जी सब। तेरे यहाँ पे जुआ खेलते थे ना? अरे नहीं मैडम, वो तो इसी टाइम पास के लिए पत्ते खेलते बगैर पैसे के। हाँ। अच्छा, अब सच सच बोल दे। बहुत हो गया तेरा नाटक। तेरी पूरी कुंडली निकाली है मैंने। ऑफिसर महेश कुलकर्णी भी आता था ना तेरे पास जुआ खेलने के लिए? जी मैडम। उसका और फातिमा का कुछ लफड़ा था, बोला था तेरे को कुछ? फातिमा के रेप केस के बारे में कुछ जानता है? मैडम, मैं खाली एक ही बात जानता हूँ, मंगता तो वो बता देता हूँ, पर मेरा नाम किधर नहीं आना मंगता।
बोल। उस दिन वो फातिमा का पति वसीम भाई मेरे पास आया था जुआ खेलने। सलीम? सलीम भी जुआ खेलता है? जी जी। वसीम जुआ खेलता है? हाँ साहब। और तुम? मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए कभी नहीं खेलता। सलीम ने हमें झूठ क्यों बताया कि वो जुआ नहीं खेलता? और कौन कौन था? और हमारे वो चाल का मालिक संपत राव भी था। ये लो लाओ इधर, आज अपन का दिन है भाई लोग, संभल के। ये लो, आज सबको कंगाल करके छोड़ूंगा मैं। पहले चाल चल वसीम, देखते हैं आज कौन किसको कंगाल करता है। ये ले, सबसे बड़ा दाव, अहमद। ये मेरा। क्या हुआ वसीम भाई, आज आपका दिन बहुत जल्दी खत्म हुआ? अभी नहीं, आखिरी दाव तक खेलूंगा। अबे दाव पे लगाने के लिए बचा ही क्या है जो तू खेलेगा? अरे निकलेगा भी, देख कैसे। वो उस दिन वसीम भाई तैश में आकर फातिमा भाभी को दाव पे लगा दिया। अरे भाईजान आप ये क्या कर रहे हैं? ये भाभी का फोन। अरे चुप कर सलीम, अगर मैं जीता तो सारा माल मेरा, और अगर तुम में से कोई भी जीता तो मेरी बीवी के साथ एक रात। कौन जीता था? वो हमारे चाल का मालिक संपत राव। 3 बेगम। कब की बात है? ये कोई तकरीबन 6 महीना पहले। ठीक है, तू जा, कुछ लगा तो वापस बुला लेंगे। जी जी। मैडम 6 महीने पहले तो ये वसीम और फातिमा साथ में भी नहीं रहते थे, और उसके बावजूद भी वसीम ने फातिमा को दाव पे लगा दिया। एक काम करो, संपत राव को बुला लो। वसीम ने जुए में फातिमा को दाव पर लगाया था और वो बाजी तू जीता था। बोल इसके बाद क्या हुआ? बक। मैंने और वसीम ने एक प्लान बनाया था। बोल, कब आऊं फातिमा के साथ रात गुजारने? संपत भाव, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या है ना, पहले फातिमा का भरोसा जीतना पड़ेगा मुझे, वरना तुम्हें तो क्या मुझे भी घुसने नहीं देगी वो। मजाक समझ कर रखा है? हाँ, मजाक समझ कर रखा है। नहीं मैडम, मतलब हमने दारू पी और दारू पी के ये सब किया। ये बलात्कार का प्लान बनाया। बलात्कार का कब बनाया? कैसे बनाया? और कितना बेवकूफ बनाएगा तू? 6 महीने हो गए जुए में जीते, घर कब बुलाएगा? एक काम कर, कल दोपहर को आ जा। पक्का? फातिमा कोई नाटक तो नहीं करेगी ना? वो मेडिकल वाला, वो मेरा दोस्त है, उससे दवा लेके साजिद की दुकान पे भेज दूंगा। वो चिकन चिल्ली में मिला के घर भेज देगा, मैं उसको खिला दूंगा। उसके बाद अगले दिन मैं वसीम के उधर गया था, लेकिन घर के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाद मैं अपने घर चला गया। शाम को मुझे पता चला कि फातिमा का बलात्कार हुआ है। मैं डर गया, मुझे लगा मैं बेकार में फंस जाऊंगा। घबरा मत। रेप केस में तू अंदर नहीं भी गया तो औरत का सौदा करने के वाहियात हरकत के जुर्म में जरूर जाएगा। पाटील घेऊन जायला आणि याची मेडिकल टेस्ट पण करा। हो मैडम गलती हो गई मैडम। अब अंदर जाके पछताना। चल चल। इसके कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब निकालो। तो वो सलीम को उठाओ। मैं भाग नहीं रहा था मैडम, मैं तो
कुछ जरूरी काम से जा रहा था। अच्छा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे खिलाफ सबूत है हमारे पास। संपत राव ने सब बता दिया है। उस दिन दोपहर को तू फातिमा के घर पर गया था और 5 मिनट से ज्यादा टाइम रुका था। एक बार तेरे रिपोर्ट सारे दे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अंदर बोल। सीधे से बताएगा कि फटके दो। बता रहा हूँ मैडम, मैं सब बताता हूँ। बोल। सब बताता हूँ। फातिमा के साथ मैंने बलात्कार किया था, पर मैडम मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैं फातिमा से बहुत मोहब्बत करता था, पर वो वसीम की बीवी बन गई। वसीम भाई तो उसके काबिल कभी था ही नहीं। प्लानिंग कब किया था रेप का? वो जब मैंने संपत राव और वसीम भाई की बात सुनी थी। क्या रे वसीम, और कितना बेवकूफ बनाएगा तू? हाँ, 6 महीने हो गए जुए में जीते, घर कब बुलाएगा? एक काम कर, तू कल दोपहर को आ जा। उनकी बात सुनने के बाद मेरे को लगा कि एक बारी के लिए फातिमा को हासिल कर सकता हूँ। वसीम भाई और फातिमा का तालाक होने के बाद मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी, पर मैं कामयाब नहीं हुआ। जिस दिन संपत राव फातिमा के घर जाने वाला था, उस दिन मैं पहले से ही घर पे नजर गड़ाए बैठा था, और जैसे ही महेश घर से बाहर निकला तो संपत राव के आने से पहले मैं घर में घुस गया। जैसे ही मैं घर में घुसा, मैंने देखा फातिमा अपने कमरे में नशे में सोई थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उसके साथ सोया। मैंने वसीम भाई को जुआरी बनाया। उसको जुआ खेलने के लिए पैसा देता था ताकि वो शराब और जुए की लत में हमेशा उलझा रहे, और उसका स्टॉल और फातिमा को मैं हासिल कर लूं। फातिमा, आपके साथ जो कुछ हुआ उसकी प्लानिंग आपके पति ने और संपत राव ने मिलकर की। आपके पति जुए में संपत राव से आपको एक रात के लिए हारे थे। वसीम, तुमने क्यों किया? मुझे माफ कर दो। रुकिए, असली गुनहगार कोई और नहीं, सलीम है। यह हरकत आपके साथ उसी ने की है। सलीम ने अपनी बुरी मंशा को मोहब्बत का नाम दिया। वो मोहब्बत जो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के ख्वाब सजाती थी। उसने फातिमा को इंसान नहीं समझा, बल्कि सिर्फ दिल खुश करने और अपनी नीच ख्वाहिश को पूरा करने की एक वस्तु मान लिया था। वसीम इससे भी कई दर्जे नीचे था, जिसके लिए फातिमा सिर्फ एक मुनाफे की चीज थी। इनके अलावा संपत राव, साजिद, महेश, ये सब समाज के वही किरदार हैं जिन्हें औरत सिर्फ शरीर का सुख भोगने की एक चीज लगती है। फातिमा इनसे लड़ी, लोगों के तानों के बावजूद डट कर खड़ी रही और इंसाफ का अपना हक लेकर रही। बेशक कड़े कानूनों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदलने की भी उतनी ही जरूरत है। कहते हैं कि लोकतंत्र में बड़ी ताकत होती है। जनता का आक्रोश रातों रात सरकार गिरा सकता है, लेकिन अगर आक्रोश तथ्य विहीन हो और असभ्य हो तो गलत के साथ साथ सही भी स्वाह हो जाता है। सच एक ऐसे अंधकूप में डूब जाता है जहां न्याय की आवाज नहीं, सिर्फ शोरगुल और हाहाकार का अंधकार होता है। गया के मौजूदा हालात देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। कहीं भी 4 से ज्यादा लोग समूह में खड़े नजर आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि जरूरत ना होने पर वो घरों से बाहर ना निकले। पीछे से भी भीड़ आ रही है। सर, लोहार गली में हमें भीड़ ने घेर लिया है। पुलिस, बंद हो जाओ।
हम नीति सिंह। 4 महीने पहले हमारे पापा का ट्रांसफ़र गया में हुआ था और आज हमारा स्कूल में पहला दिन था। लेकिन हम सोचे नहीं थे कि ये गया शहर हमें उन बातों के लिए याद करेगा जिसका तब हमको ज़रा भी आभास नहीं था। अरे निशांत, संजय, रमेश, बहुत दमदार न्यूज़ लाया हूँ। क्या न्यूज़ बे? पेपर लीक होने से ज्यादा दमदार है क्या? अरे हमारा न्यूज़ सुनोगे तो ऊपर से नीचे तक पूरा लीक हो जाओगे। वो देखो। चपरासी बोला उसका बाप शिक्षा विभाग में अधिकारी है और बड़ी सी गाड़ी उसको छोड़कर गई है अभी। शिक्षा विभाग में अधिकारी? तब तो यार पढ़ने में फिसड्डी होगी। यार दिखती कमाल है, क्यों निशांत? चलो देखे इसके घुटने में कितना दिमाग है। तुम लोग अपना नजर और दिमाग इससे 2-4 मीटर दूरी रखो। अब इसके दिल और दिमाग पर केवल हमारा ही मोहर लगेगा। घबराओ नहीं बाला, निशांत भैया मुहर लगाने आए हैं। अरे काहे इसके माथे से पसीना छुड़ा रहे हो? इनकी मत सुनिए, अपना बताइए। नहीं, रैगिंग नहीं कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। माई सेल्फ पे बताइए ना थोड़ा सा। माई सेल्फ नीति सिंह। माई फादर्स नेम इज प्रजापति सिंह एंड आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड। इंग्लिश फर्राटा है। आजकल की लड़की लड़का लोग को पीछे छोड़ रहा है। ये हमको बहुत आता है। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे, 4-5 मीटर। अरे बस। इंग्लिश तो अच्छा है तुम्हारा नीति। अब देखते हैं कि मैथ्स कैसा है। बताओ 204 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 2,04,000 मिलीमीटर्स। मैथ्स भी अच्छा है तुम्हारा। हमारा केमिस्ट्री जमेगा। जी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या मिश्रा जी? आपका सारा अर्जी मंजूर होगा, लेकिन जो लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। नीति, पापा आ गए। अच्छा, हम रखते हैं। प्रणाम। नीति, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? अच्छा था। हमने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम्हें वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, किसी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कैसे लफंगे लोग भरे हुए हैं वहां। 1 साल काट लो, अगले साल किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे तुम्हारा। जी। हम अब आर या पार का सोच लिए थे। हमारा जुनून हमको पागल बना रहा था और हमारा ये पागलपन, सबका ये वैसीपन जागने वाला था। चिंगारी उठ रही थी और अब सब कुछ झुलसने वाला था। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से चलिए, हमारी बेटी का अपहरण हुआ है। अपहरण? हाँ, नीति नाम है उसका। ये उसका फोटो है। वो एक लड़का है निशांत, उसने और उसके लफंगे दोस्तों ने हमारी बेटी को उठाया। प्लीज कुछ कीजिए, हमारी बेटी सिर्फ 16 साल की है, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। देखिए, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन पहले बताइए कि निशांत और उसके दोस्त है कौन? वो चारों लड़के नीति के स्कूल में पढ़ते हैं और कई दिनों से नीति को परेशान कर रहे थे। और वो जो निशांत है ना, वो उन सबका दादा है। मैंने उसे खुद 2 बार नीति का पीछा करते हुए देखा है। अगर वो लड़के आपकी बेटी को पहले से परेशान कर रहे थे तो आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? हमें क्या पता था वो उठा के ले जाएंगे। देखिए, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए,
जल्दी से हमारी मदद कीजिए। देखिए, हमें ये बताइए कि वो किडनैप कहाँ से हुई है? स्कूल से या? स्कूल से नहीं, रास्ते से उठाया। आज शाम जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो अपनी सहेली के घर पढ़ने गई थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अंधेरा हो गया है और तुमने उसको सहेली के घर जाने दिया? अरे तुम्हें पता है ना वो लफंग है उसके साथ। अब देख क्या रही हो? फोन लगा उसको। जी। हमारी बीवी ने नीति की सहेली को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि वो वहां नहीं पहुंची। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आपकी बेटी का फोन स्विच ऑफ कितने बजे से? करीब 6 बजे से। पर आप हमारे पास 4 घंटे बाद आ रहे हैं। हमने कहा ना, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपकी बेटी के फ्रेंड का नाम क्या है जिसके घर वो गई थी? आरती। अब खड़े खड़े हमारी आरती उतारेंगे या हमारी बेटी को ढूंढने में हेल्प करेंगे, या हम आपके सीनियर्स को फोन करें? देखिए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। साहब, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। पढ़ने लिखने की उम्र में लड़की उठाने का काम करते हैं। माँ बाप को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए ताकि उनको पता तो चले उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हटिए, पूरे घर की तलाशी लो। पूरे घर का हर एक कोना चेक करो। अरे क्या बात है, क्या ढूंढ रहे साहब? निशान, तुम्हारा बेटा है ना? हाँ। अपनी स्कूल की एक लड़की को अगवा किया है वो। शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रजापति सिंह की बेटी नीति सिंह को उठाया है वो। सर, निशान तो नीति में से कोई भी नहीं मिला यहाँ। निशान कहाँ है? कहाँ रखा है उसने नीति को? देखिए साहब, निधि कौन है हम नहीं जानते, पर हमारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा है कहाँ? वो तो शाम को अपने दोस्त के यहाँ चला गया है। अरे क्या बात है, इतना सज-धज के कहाँ जा रहे हो भाई? माँ कमल के घर पे जा रहे हैं, हमारे सारे दोस्त आएंगे वहाँ। थोड़े पैसे दीजिए ना हमें। पैसे का है? वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पैसे भी हम बाद में दे देंगे। अरे माँ, पार्टी करने जा रहे हैं, अपने हिस्से के पैसे तो देने पड़ेंगे ना दोस्तों को, तो दीजिए ना थोड़ा सा पैसा। ले बेटा। थैंक यू माँ। शाम को घर से कितने बजे निकला हो? करीब 5 बजे। सर, ये प्रजापति जी की बेटी भी 5 से 6 बजे के बीच में गायब हुई थी। देखिए साहब, ये सब हम नहीं जानते। हमारा बेटा तो अपने दोस्त के यहाँ पार्टी करने गया है। दोस्तों के नाम, नंबर और पता हमें जल्दी बताओ। ठीक है, हम साहब से बात करते हैं। सर, समीर आरती की दोस्त नीति से मिला। उसने कंफर्म किया नीति आने वाली थी लेकिन नहीं आई। मतलब नीति का अपहरण नीति और आरती के घर के बीच के रास्ते से हुआ है। सभी जगह अच्छे से पूछताछ करो और पता करो कि निशान के बाकी दोस्त कहाँ हैं। सर। गौरी, पुलिस यहाँ क्या करने आई थी? अरे पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे निशाद ने किसी ऑफिसर की बेटी का अपहरण किया है। जिन लड़कों ने उस लड़की का अपहरण किया है, उस लड़की का नाम नीति सिंह है, उम्र 16 साल, रंग गोरा, फोटो भेज रहे हैं। कुछ भी अपडेट हो तो हमें बता दीजिए। इस केस की शुरुआत एक स्कूल के 4 नाबालिग लड़कों पर उनके ही स्कूल की एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप से शुरू हुई, जो कि इस केस की गंभीरता को बढ़ा रहा था। बच्चों और माता पिता सबका भविष्य ताक पर था। ये केस अब एक ऐसा विकराल रूप लेने वाला था जो बिहार से दिल्ली तक हाहाकार मचाने वाला था। अरे तरीका थोड़ी है सब। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए। अरे क्यों लेके जा रहे हैं? इन्होंने क्या किया? अपने पति को छुड़वाना चाहती हो तो अपने बेटे से बोलो थाने आकर सरेंडर कर दे। जब तक वो थाने नहीं आएगा उसका बाप अंदर रहेगा। अरे पर इन्होंने किया क्या है? इन्हें छोड़ दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। पर इन्होंने किया, अरे देखिए साहब, हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे हम खुद अपना बेटा के लिए परेशान। वो और उसके दोस्त प्रजापति की बेटी का पीछा किया करते थे और आज उसे उठा लिया है। जानते हो क्या केस लगेगा उन पे? उसकी बेटी सिर्फ 16 साल की है। साहब, हमारा बेटा भी तो सिर्फ 17 साल का है और उसने कुछ नहीं किया है। वो भी तो गायब है और आप उसे ढूंढने की बजाय हमें उठा लाए। तुम्हें अभी याद आ रहा है तुम्हारा बेटा गायब है? हाँ गायब तो है,
लेकिन साहब वो किसी का अपहरण नहीं किया है, इतना हम जानते हैं। 16 वर्षीय नीति के अपहरण की सभी संभावनाओं को खंगाला जा रहा था और 17 वर्षीय निशांत के दोस्तों के बाद अब निशांत के माता पिता भी पुलिस की रडार में थे। लेकिन रात भर की तलाश के बावजूद भी कोई लीड नहीं मिल पाई थी। सर हमने निशांत के दोस्तों के बारे में सब पता किया। चारों में बहुत गहरी दोस्ती है। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि निशांत कुछ करे और उसके दोस्तों को पता ना हो? हमने तुम तीनों को कल भी बोला था, अगर हमसे एक भी बात छुपाई तो पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। नहीं, हम समझाते हैं। देखो बेटा, निशांत के बहकावे में आके तुमने जो कुछ किया है बता दो साहब को। हमें नहीं लगता कि निशांत ने नीति का अपहरण किया होगा। अच्छा, क्यों? वो और नीति प्यार करते थे एक दूसरे से। कहानी तो नहीं बना रहे? कहानी नहीं बना रहे सर, वो सच में एक दूसरे को चाहते थे और नीति ने तो निशांत का प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया था। नीति, तुमने हमको जवाब नहीं दिया। निशांत जी देखिए, हम देखो मना मत करना, बहुत पसंद करते हैं तुमको। फिर से आप जल्दी ही उनमें दोस्ती हो गया। वो बहुत खुश थे एक दूसरे से दोस्ती करके। ठीक है, तो ये बताओ कि वो दोनों अब कहाँ हैं? सर वो हमें नहीं पता। सर नीति और निशांत के कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं। पता चला दोनों में काफी बातचीत होती थी। निशांत के दोस्तों का भी कहना है कि नीति और निशांत एक दूसरे को पसंद करते थे, पर कॉल रिकॉर्ड से भी यही बात सामने आ रही है। उन दोनों के फोन स्विच ऑफ कहाँ हुए? नीति का फोन कल शाम 5:30 बजे उसके घर के एरिया में ही बंद हुआ था और जब नीति का फोन बंद हुआ था तो निशांत का फोन वही एक्टिव था और फिर कल शाम 6 बजे निशांत का फोन हाईवे पे बंद हुआ था और नीति को आखिरी कॉल आरती का आया था। हाँ सर, निशांत और नीति अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्त? सर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। नीति के फादर का कहना है कि निशांत ने नीति का अपहरण किया। नहीं सर, हमको वो सब नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जितना हम निशांत और नीति को जानते हैं, निशांत नीति का अपहरण नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जब परसों उसके पापा स्कूल में उसे लेने आए थे तभी से वो बहुत घबराई हुई थी और अगले दिन स्कूल भी नहीं आई और फिर पता चला कि निशांत और नीति गायब है। सर मेरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई। परसों प्रिंसिपल ने प्रजापति को स्कूल में बुलाया था। सर मैंने प्रजापति जी को स्कूल बुलाया था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनकी बेटी और निशांत के बीच में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो रही है। क्या हो रहा है? आपने नीति के फादर को सब कुछ बोल दिया, पर निशांत के पेरेंट्स को? सर निशांत के पेरेंट्स का नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने निशांत को वार्निंग दी थी कि वो अपने पेरेंट्स को ले आए। पुलिस को छोड़ना ही पड़ेगा रंजीत भाई साहब को। घबराइए नहीं भाजी, अगर पुलिस ने रंजीत भाई साहब को नहीं छोड़ा तो हम उनके नाक में दम कर देंगे। नीति और निशांत के प्रिंसिपल और दोस्तों की बातें और उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उससे तो यही लगता है कि इन दोनों के बीच में एफआईआर था। शायद निशांत के घर वाले इस एफआईआर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन प्रजापति जानता था। फिर भी उसने पुलिस स्टेशन में आके कहा कि नीति को किडनैप किया गया है, जबकि ये केस इलोपमेंट का। सर नीति का फोन उसके घर के एरिया में बंद हुआ था और उस समय प्रजापति भी वहीं था और निशांत का फोन हाईवे की ओर जाते हुए बंद हुआ था। सर इसमें कहीं प्रजापति की कोई चाल तो नहीं है? हो सकता है प्रजापति को ये पता चल गया हो कि नीति निशांत के साथ भागने वाली है और उसने उन्हें दोनों को गायब कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए और बाद में थाने में आकर गलत कंप्लेंट लिखवा दी कि निशांत ने नीति को किडनैप किया है। चांद के बाबा को रिहा करो, रंजीत बाबा को रिहा करो, 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 निशांत बाबा को रिहा करो। शांत हो जाइए, क्या लगा रखा है यहाँ पे? आपने बिना सबूत के निशांत के पापा को गिरफ्तार क्यों किया? अरे खुद उनका बेटा लापता है, उनको ढूंढने के बजाय
आप प्रजापति के दबाव में हम कमजोरों के साथ अन्याय कर रहे हो। अगर आपने उनको रिहा नहीं किया तो हमारा पूरा समुदाय यहाँ पे धरना देगा। चुप हो जाइए, शोर शराबा मत कीजिए। हम वैसे भी निशान के पिता को छोड़ने ही वाले थे। हमारी बेटी को गायब हुए 24 घंटे होने को आए और आप लोग उस लड़के के दोस्तों, घर वालों, सब पे भरोसा करके छोड़े जा रहे हैं। जवाब दीजिए, ये सब हो क्या रहा है? आवाज नीचे रख के बात कीजिए प्रजापति जी, और अब सवाल जवाब हम करेंगे। हमारी बेटी किडनैप हुई है और आपकी बेटी किडनैप हुई है? कोई विटनेस है इस बात पे? अरे हम बोल रहे हैं ना। आपका बोलना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कहाँ रखा है आपने अपनी बेटी को, निशांत को? इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास आप कर रहे हैं। आप पहले से जानते थे कि आपकी बेटी का और निशांत का एफआईआर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बात आपने हमें नहीं बताई, और अब निशांत पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने आपकी बेटी को किडनैप किया है। अगर उसने किडनैप नहीं किया तो हमारी बेटी है कहाँ? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ रखा है उसे? क्या हम गायब करेंगे अपनी बेटी को? आपकी बेटी और निशांत के एफआईआर के बारे में सुन के आपको गुस्सा आया होगा, और हो सकता है कि आप ही ने अपनी बेटी के साथ साथ निशांत को भी गायब कर दिया। बहुत तेज दौड़ रहे हो इंस्पेक्टर। हमारी बेटी का कोई अफेयर नहीं था। वो सिर्फ 16 साल की एक नासमझ लड़की है, और वो निशांत, वो उसे फुसला रहा था। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पहले जो बताया अब भी वही बोल रहा हूं। हम पर आरोप लगाने की बजाय हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। प्रजापति सिंह का रवैया अब इस केस में ऑनर किलिंग का एंगल खड़ा कर रहा था। लेकिन निशांत के माता पिता कितने पानी में थे? क्या वो नीति और निशांत की बढ़ती नजदीकियों से अवगत थे? नीति और निशांत के रिश्ते की जो कहानी उसके दोस्तों से पता चली थी, क्या उसमें कोई सच्चाई थी? नीति और निशांत को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे, और अब कुछ ऐसा होने वाला था जो कई बड़े अपराधों की चिंगारी भड़काने वाला था। हटिए, पीछे हो जाइए। चलिए पीछे 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 चलिए पीछे 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 पीछे। प्रकाश, आसपास चेक करो, बॉडी का सरिया और कोई सुराग मिल जाएगा। इंस्पेक्टर, हमने कहा था ना कि हमारे निशान ने कुछ नहीं किया, फिर भी आप उसके पापा को उठा के लेके गए। उस प्रजापति को क्यों नहीं उठाया? उसने मारा होगा मेरी बेटी को। नीति के अपहरण से शुरू हुआ ये केस अलॉपमेंट और अब ऑनर किलिंग का भी केस नजर आ रहा था। जैसे जैसे दिखाई दे रहा था वैसे वैसे सुनाई भी दे रहा था। लेकिन ये मामला अभी और भी ज्यादा चिंताजनक बनने वाला था, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस की अगुवाई गया के एसपी श्रीधर पांडे को सौंप दी गई। मतलब जिस प्रजापति ने निशांत पर अपनी बेटी नीति की किडनैपिंग का आरोप लगाया था, अब उसी प्रजापति पर निशांत के घर और समुदाय वाले निशांत के मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर निशांत का मर्डर हुआ है तो फिर नीति कहाँ है? हो सकता है प्रजापति ने नीति को गायब किया। गायब तो उस लाश का सर भी है। सर, ये प्रजापति की चाल हो सकती है खुद को बचाने की, पर वहाँ निशांत के घर वालों ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो बॉडी निशांत की है। निशांत के परिवार और समुदाय की मांग ने अब ऐसा हाहाकार मचाया कि नीति के पिता शिक्षा विभाग ऑफिसर प्रजापति सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। एसपी साहब, वो लोग पागल हो गए हैं। हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। किया नहीं है तो करवाया होगा। उस महानुभाव का नाम बताइए जिससे आपने कांड करवाया है। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम एक इज्जतदार ऑफिसर हैं। आप पर आरोप भी बड़ा गंभीर है। नाम, इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। यही सब सोचकर आप आवेश में आ गए ना। निशांत को तो मरवा दिया, अपनी सुपुत्री के साथ क्या किए वो बताइए। हमने कुछ नहीं किया। जब से उस लड़के का लाश मिला है ना, हमें तो खुद अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। लेकिन जब निशांत के घर वाले अपने बेटे की फिक्र में घूम रहे थे तो आप निशांत पर यह आरोप लगा रहे थे कि उसने आपकी बेटी को किडनैप किया है। अब निशांत की लाश मिल गई तो आपको सुर बदल गया। हमारे शब्द मत पकड़ो, उसको पकड़ो जिसने हमारी बेटी को गायब किया है। पकड़ तो रखा है अफसर साहब, सिर्फ कबूल करवाना बाकी है। बहुत आदत है ना इन्हें ऊपर फोन लगाने की, ऊपर से लेकर नीचे तक नापो इन्हें। इससे पहले कि इनका वकील जमानत लेके आए, कबूलनामा छप जाना चाहिए। एसपी साहब, शुक्ला जी, इस प्रजापति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? कौन है जो इसके लिए कांड किया होगा? कॉल रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल क्लीन है इसका, लेकिन आदमी बिल्कुल क्लीन नहीं लगता। लेकिन चार्जशीट बनाने के लिए इसके दाग तो ढूंढने पड़ेंगे।
एक नाबालिग लड़के का मर्डर हुआ है और एक नाबालिग लड़की गायब है। अपने खबरी को ठीक से ब्रीफिंग दो। 1 और 1 2 नहीं तो 11 करो। ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। ओके सर। साहब प्रजापति किसको सुपारी दिया इसका इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ ट्रांसफर लेने से पहले प्रजापति का पटना वाला घर औरतों की चीखों से गूंज रहा था। उनके कुछ पटना वाले पड़ोसियों से पता चला कि वो अपने बेटी और बीवी को पैर की जूती की तरह समझता था, और एक बार तो उसने अपनी बेटी को इतना मारा कि बेचारी 4 दिन सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। और सर उसने अपनी बेटी को पीट के हॉस्पिटल का खर्चा भी सरकार से वसूला। तो हो सकता है प्रजापति ने इसी बेरहमी से अपनी बेटी को मार भी दिया हो। शर्मा, तुमने मुझे बताया था कि नीति की दोस्त आरती ने बोला था कि नीति अपने फादर से डरती थी। एक बार आरती से दोबारा बात करो। हाँ सर, उस दिन नीति अपने पापा से बहुत डर रही थी। तो वो इसलिए डर रही थी क्योंकि प्रिंसिपल ने उसके पापा को निशांत और उसके अफेयर के बारे में बताया। तुम इसके बारे में पहले से जानती थी लेकिन हमें नहीं बताया। ऐसा और कुछ है जो हमें नहीं बताया? हमने आपसे और एक बात छुपाई है। जिस दिन नीति के पापा उसे लेने आए थे, उस दिन नीति ने हमें धीरे से आके बोला था, अगर हम कल स्कूल नहीं आ पाए तो निशांत को बता देना हम प्रॉब्लम में हैं। बस यही बोला था या और कुछ भी? बस यही बोला था सर। और जब अगले दिन नीति स्कूल नहीं आई थी तो हमने ये बात जाके निशांत को कह दी। और फिर क्या वो सब हमें नहीं पता। नीति और निशांत जिस शाम गायब हुए थे उस शाम तुम्हारी नीति से क्या बात हुई थी? सर वो हम पहले भी बताए थे, वो हमसे मिलने आने वाली थी। अगर उसे तुम्हें मिलने आना ही नहीं था तो उसने फोन करके ऐसा क्यों कहा? सर शायद हमको लगता है कि उसकी माँ को दिखाने के लिए उसने झूठ बोला होगा। इस बार तो कोई झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं। मतलब प्रजापति निशांत और नीति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है? जी सर। ठीक है सर, अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। निशांत और नीति के फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है। उनका फोन नौरंगा के अशोकनगर में एक्टिव हुआ है। पुलिस ने जब छानबीन की तो सामने आया कि नीति और निशांत के फोन सहरसा की एक मोबाइल शॉप में बेचे गए थे। साहब हम नहीं जानते इन दोनों को। हाँ, एक आदमी आया था 2 फोन बेचने के लिए। कौन था वो आदमी? पहचानते हो उसे? उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। कब आया था दोनों फोन बेचने के लिए? 2 दिन पहले साहब। निशांत की लाश मिली 5 दिन पहले और फोन बेचा गया 2 दिन पहले। इसका मतलब है निशांत की बॉडी मिलने के 3 दिन बाद। सर वो दोनों फोन किस आदमी ने बेचे हैं इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा। दुकान में कोई CCTV कैमरा नहीं है और वो दुकान वाला उस आदमी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। वो जो कोई भी है उसका निशांत के मर्डर और नीति के गायब होने से कनेक्शन। शर्मा, हो ये भी सकता है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम हो जिसने ये सब प्रजापति के कहने पे किया हो, लेकिन प्रजापति तो मुंह नहीं खोल रहा है। हो सकता है उसकी बीवी को इस बारे में कुछ पता हो। हमने सुना है कि आपके पति आपके साथ साथ अपनी बेटी पे भी हाथ उठाते थे। आप फिर भी उन्हें बचा रही हैं। आप जानती हैं ना, आपके पति ने नीति के साथ भी वही किया जो निशांत के साथ किया। नहीं। निशांत और नीति के गायब होने से 1 दिन पहले आपके पति को नीति के अफेयर के बारे में पता चल गया था। क्या हुआ था उस शाम? यही सब करने के लिए भेजा था तुमको स्कूल? हमारा नाम, इज्जत सब डुबो दिया। क्या किया इसने? इसकी इस हरकत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम ही ने इसको इतनी छूट दी थी। पापा! पापा! आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद, और अगर तुमने ज्यादा ममता दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या किया आपके पति ने? नीति के साथ क्या हुआ? निशांत को कैसे मारा गया? माँ, हमें प्लीज हमारा एक बार फोन दे दीजिए। लेकिन बेटा, तेरे पापा। माँ, हमें किसी से जरूरी बात करनी है, प्लीज। उसी लड़के से बात करनी है ना तुझे? हाँ, और चाहिए तो आप भी हमें मार लीजिए, लेकिन हम निशांत से सच में प्यार करते हैं। हमें प्लीज उससे एक बार बात कर लेने दीजिए, प्लीज। हेलो आरती। ठीक है माँ, हमें आरती के घर जाना है। झूठ मत बोल, तू कहीं बाहर नहीं जाएगी।
तो तेरे पापा। माँ हम उनके आने से पहले आ जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। ठीक है, लेकिन सुन, उनके आने से पहले वापस लौट आना। सर उसके बाद नीति घर नहीं आई, और जब ये घर आए तो हमने उन्हें सब बता दिया। तो आपके पति ने पता लगा लिया होगा कि निशांत और नीति कहाँ हैं और उन्हें गायब कर दिया। निशांत की तो लाश मिल गई है, नीति के साथ क्या किया? माना कि वो नीति के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन वो उसे मार नहीं सकते। मारा नहीं होगा तो कहीं छुपा के रखा होगा। हमें कुछ नहीं पता, बस आप हमें हमारी बेटी ढूंढ दीजिए, हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। नीति अब कहां थी, अब भी पहेली बनी हुई थी। नीति के पिता अपने बयान पर कायम थे और पुलिस पिछले दिनों मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को स्कैन करके इन संभावनाओं को भी खंगाल रही थी कि क्या मर्डर नीति का भी हुआ था। और सवाल यह भी उठ रहा था कि अगर नीति और निशांत का मर्डर हो गया था, नीति और निशांत के मोबाइल बेचने वाला शख्स कौन था? क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था? आखिर क्या हुआ था नीति और निशांत के साथ? ये राज अभी कई और चौंका देने वाले एंगल्स खड़े करने वाला था। सर, ये बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर इस लड़के की मौत गला दबाकर हुई है। पहले से मारा गया होगा और फिर उसका सर काट दिया गया होगा। इस लड़के की उम्र करीब 20 से 22 साल होगी। Are you sure कि उसकी उम्र 20 से 22 साल ही होगी? क्योंकि निशांत की उम्र तो 17 साल की थी। ये सर, आई एम वेरी मच श्योर। ये जो बॉडी है वो एक एडल्ट बॉडी है और इस लड़के की उम्र 20 साल से कम तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये बॉडी निशांत की नहीं है, और अगर ये बॉडी निशांत की नहीं है तो उसके घर वालों ने ये बात क्यों मानी कि ये बॉडी उसकी है? सर या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें गलतफहमी हुई है। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो बॉडी निशांत की नहीं है तो फिर किसकी है? प्रकाश, तुम ये पता लगाओ कि 20 से 22 साल के किसी लड़के की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। और शर्मा, तुम निशांत के घर वालों से मिलो, उन्हें कहो कि उस बॉडी के डीएनए से हमें उनका डीएनए मैच करवा के देखना है। देखो उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। जी सर। हटिए, आप लोगों को हमारे साथ आना होगा, आपका डीएनए सैंपल लेना है। डीएनए का डीएनए? देखिए, हमें लगता है कि हमें जो लाश मिली है वो निशांत की नहीं है, और एक तरह से आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है आपका बेटा निशांत जिंदा हो। आप सब हमारे दुख का मजाक बनाने के लिए आए हैं। आप सब लोग बिक चुके हैं उस प्रजापति के हाथों। उसने कहा होगा ना कि वो लाश निशांत की नहीं है ताकि वो हत्या के केस से बच जाए। हमें बस ये लग रहा है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई। हमें ये चेक करना है कि वो लाश निशांत की है या किसी और की, इसलिए आपका डीएनए उस लाश के डीएनए के साथ मैच करना है। देखिए साहब, हमको कोई डीएनए फीएनए मैच नहीं करवाना है। आप जाइए और जाके प्रजापति को अंदर कीजिए, कोई ने हमारा बेटा को मरवाया है, प्रजापति ही हत्यारा है। तो निशांत के घर वाले डीएनए टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं और उनके समुदाय के लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पहले निशांत के घर वालों ने एक सरकटी लाश को निशांत की बॉडी मान लिया और अभी डीएनए सैंपल देने से भी मना कर रहे हैं। जी सर, इसके अलावा आसपास के थानों में भी पता किया, कहीं भी किसी जवान लड़के की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है जो उस बॉडी से मैच करती है। निशांत ओझा की लाश दो, 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 निशांत ओझा की लाश दो। देखिए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच नहीं हो जाती हम आपको लाश नहीं सौंप सकते हैं। हमारा सहयोग कीजिए, हम उस लाश का डीएनए निशांत के माँ बाप के डीएनए से मैच करवा के देखना चाहते हैं कि वो लाश निशांत की है या किसी और की है। अरे बंद कीजिए आपका नाटक और इनके बेटे की लाश इनको सौंपिए। और ये मत समझिएगा कि हम लोग प्रजापति के खिलाफ लड़ नहीं सकते। हमारा पूरा समुदाय रंजीत ओझा भाई के साथ है। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता हम आपको लाश नहीं दे सकते। अपने अपने घर को लौट जाइए, वरना हमें बल का प्रयोग करना होगा। सर, ये हंगामा निशांत की फैमिली की कोई चाल हो सकता है वो लोग ये जानते हैं कि निशांत और नीति कहाँ है, और निशांत को प्रजापति के एलिगेशन से बचाने के लिए उन्होंने ये उल्टा दाव खेला। कहानी कुछ भी हो सकती है शर्मा।
अगर निशांत के परिवार वाले डीएनए टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो तुम लोग ये पता लगाओ कि अगर निशांत नहीं मारा गया तो वो डेड बॉडी किसकी थी, और निशांत और नीति का उस डेड बॉडी से क्या कनेक्शन हो सकता है। ओके सर। बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और निशांत के घर वालों की डीएनए ना करवाने की जिद अब निशांत के घर वालों को शक के दायरे में ले आई थी और नीति के पिता की जमानत को मंजूरी मिल गई थी। और पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो बॉडी निशांत की नहीं थी तो मर्डर किसका हुआ था, नीति और निशांत के गायब होने का राज क्या था। लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज करता निशांत का समुदाय उस सरकटी लाश को अब भी निशांत की बॉडी मानकर विरोध की एक ऐसी चिंगारी भड़का रहा था जो पूरे शहर को झुलसाने वाली थी। रंजीत और उसके मरे हुए बेटे को हमारे समुदाय की मदद चाहिए। पुलिस की मनमानी और अन्याय नहीं चलेगी। हमारे समुदाय की इज्जत की रक्षा के लिए आप सबको आगे आना होगा। जरूरत पड़ी तो हम पुलिस पे लाठी चार्ज भी करेंगे। गया पुलिस, निशांत हो जागो। गया पुलिस, निशांत हो जागो। जल्दी से गाड़ी पीछे लो। सर पीछे तभी भीड़ आ रही है। सर लोहार गली में हमें भीड़ ने घेर लिया है, जल्दी से बैकअप भेजिए। इतनी रात हो गई है, अकेले हैं आप, थोड़ा संभल के आइएगा। अरे तुम्हारे सैया दरोगा तो डर काहे का, 30 साल से सर्विस में है, आज तक कुछ हुआ जो अब होगा। तुम चिंता ना करो, हालात सब काबू में है। अच्छा ठीक है, रखती हूँ अब फोन, जल्दी आइए। कल रात पुलिस स्टेशन से घर लौटते वक्त किसी ने उन पर अटैक किया, शायद दंगाई भीड़ ने। लेकिन कल रात दंगों की कोई खबर नहीं थी। मुझे ये काम दंगाइयों का नहीं लगता। जैन सर, बट सर ये केस किडनैपिंग, एलोपमेंट या ऑनर किलिंग का नहीं है। मुझे तो इसके पीछे बहुत बड़ी गेम लगती है। और हम लेकिन सर डीएनए टेस्ट करवाए बगैर हम बॉडी कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? राइट सर। जैन सर, निशांत के घर वालों को बॉडी हैंड ओवर कर दो। लेकिन सर, आई नो शर्मा, डीएनए टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ पीस इज आवर प्रायोरिटी। डीएनए सैंपल प्रिजर्व करवाओ और बॉडी हैंड ओवर कर दो। सर, दंगों में जितने भी लोग मरे हैं उनकी मौत दंगों की वजह से नहीं हुई है। किसी ने इस मौके का फायदा उठाया है। हमें दंगा करने वाले और करवाने वाले हर किसी आदमी को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन सिर्फ भीड़ हजारों की थी, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं हो। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है शर्मा, और यह पता लगाना है कि इन दंगों के पीछे का मकसद क्या था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया,
जिस किसी ने भी इन राइट्स को कवर किया है उनसे वीडियोस और पिक्चर्स मंगवाओ। आइडेंटिफाई दोज फेसेस जिन्होंने ये दंगे करवाए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से इस पूरे एरिया के लोगों के वोटर आईडीज की कॉपी मंगवाओ। मैच दोज फेसेस। और सबसे जरूरी बात ये पता लगाना है कि अगर वो डेड बॉडी निशांत की नहीं थी तो मारा कौन गया, और निशांत और नीति वो दोनों कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ। सब भड़काने वाले चेहरों की पहचान करके जो बेहद चौंका देने वाली थी। सर, दंगाइयों में 3 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो गया के नहीं है। यहाँ की वोटर आईडी लिस्ट में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पता करो ये कौन है और जहां कहीं भी मिले उठा के लेके आओ। क्यों किया है दंगा, किसके कहने पे करवाया? साहब हमें फौजी भैया बोले थे साहब, बोले थे तोड़ फोड़ कर दिए, 1-2 लोगों को मारना है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आग भी लगानी है साहब। क्यों करवाया उसने दंगा? हमें नहीं पता साहब, उसने हमें ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे, हमने कर दिए साहब। मतलब इन दंगों को भड़काया है उस फौजी ने, लेकिन मकसद क्या हो सकता है? उठा के लाओ उस फौजी को, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद वो भागने के चक्कर में होगा। क्विक सर, फौजी घर में नहीं है मतलब भागने की फिराक में होगा। एक टीम को रेलवे स्टेशन जाने को बोलो, तब तक हम लोग बस स्टॉप पे देखते हैं। ओके सर। सर वो देखिए, ये तो फौजी है। किसके कहने पे करवाया सर? वो लाश किसकी थी जिसको तुमने निशांत की लाश बताकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया? निशांत और नीति कहाँ हैं? हमको कुछ नहीं पता, हमको फंसाया जा रहा है। ऐसे नहीं बोलेगा ये। और सेवा करो इसकी। सर, फौजी के बारे में कुछ बातें पता चली। फौजी ने कई सारे ट्रैक्टर्स और टिलिंग मशीन्स बैंक से लोन लेके खरीदे थे जो वो चुका नहीं पाया। इस वजह से बहादुरपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं और कोर्ट में भी कई केसेस चल रहे हैं। दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आग लगाई गई थी और इस आग में फौजी के खिलाफ के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए। सिर्फ अपने खिलाफ केसेस के डॉक्यूमेंट्स खत्म करने के लिए तूने इतना बड़ा दंगा करवाया? कुछ पता भी है कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए? आप कुछ भी बोलिएगा और हम मान लेंगे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच सच बोल। वो लाश किसकी थी बता, जिसको तूने निशांत की डेड बॉडी बताकर इतना बड़ा दंगा करवाया? हमको मारकर आप हमारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। इतने लोगों को मरवाने के बाद तुझे अपने राइट्स याद आ रहे हैं? इससे पहले मेरा दिमाग खोल जाए, अपना मुंह खोल दे। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा कोई हाथ नहीं है, कहीं उस सरकटी लाश के पीछे, नहीं निशांत और नीति के गायब होने में। हम तो बस अपने कुटुंब के लिए आवाज उठा रहे थे। आवाज उठा रहा था, लेकिन फौजी एक शातिर क्रिमिनल था और पुलिस उससे कुछ भी कबूल करवाने में सफल नहीं हो पाई थी। केस डेड एंड पर नजर आ रहा था। लेकिन वो सरकटी लाश किसकी थी? उसे निशांत की लाश मनवाने का मकसद क्या फौजी के अपराधों से ही जुड़ा था, या फिर इसमें निशांत के घर वालों की भी कोई भूमिका थी, या फिर नीति के पिता के खिलाफ कोई साजिश? क्या नीति और निशांत जिंदा भी थे या फिर राज कुछ और ही था? अरे हम तो है कानी बुद्धि के, तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ था? लोग थूक रहे हैं, हमारे मुंह पर थूक रहे हैं लोग। हमारी बात सुनिए ना, हम पुलिस के पास चलते हैं, वही ढूंढेंगे हमारे निशान। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हमारा वो मान लिया था ना, हमारा ही समझो उसको। नीति और निशान को दिल्ली में देखा गया है। दिल्ली चलने की तैयारी करो। निशांत ने हमें अगवा नहीं किया था, हम अपने पापा की वजह से भागे थे।
हमारे पापा को जब ये पता चला कि हम निशांत से प्यार करते हैं तो उन्होंने हमें मारा और कमरे में बंद कर दिया। हमने अपनी मम्मा से झूठ बोला और निशांत के साथ मिलकर दिल्ली भाग गए। लेकिन सर कुछ ही दिनों में हमारे पैसे खत्म हो गए। हम दिल्ली में काम की तलाश में थे जब आपको हमारे बारे में पता चला। तो मतलब जब तुम्हारा शहर जल रहा था तुम पूरा देश घूम रहे थे, कभी अखबार पलट के देखा नहीं? कई मारे गए, कई घायल हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और हिंसा की आड़ में कई खूंखार अपराधियों को फरार करवा दिया गया। फौजी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत मुहैया नहीं हो पाए और ना अभी तक ये पता चल पाया कि वो सरकटी लाश किसकी थी जिसे निशांत मानकर ये बवाल मचाया गया। इस केस की सुनवाई आज भी अदालत में जारी है। 17 वर्षीय निशांत को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है और नीति की कस्टडी उसकी नानी को सौंप दी गई है। लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे हेड कांस्टेबल नवीन शुक्ला समेत कई पुलिसकर्मी शहीद हुए और कई परिवार बिखर गए। कहते हैं कि जब झूठ डंके की चोट पर बोला जाता है तब सच पर काली पट्टी बांधी जाती है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर भरोसा कर लेना, भेड़ चाल में जुड़कर सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना, सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। अगर हमें अपना विरोध जायज भी लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा भड़काएं, तोड़फोड़ करें। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग हर छोटे बड़े मुद्दों के विरोध में बेहद हिंसक हो जाते हैं। बात तो वो अपने न्याय की करते हैं, लेकिन उनका रवैया न्याय व्यवस्था को ताक पर रख देता है, जो कि लोकतंत्र की आजादी में अराजकता का माहौल पैदा कर देता है और जिसकी हानि पूरे देश और समाज को भुगतनी पड़ती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।